हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर करने शुरू किए थे HCS प्रीलिम्स के लिए। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज़ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का लेक्चर नंबर 2। इसका लेक्चर मैंने फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी ले लिया है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। इवन हमने इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर कर लिया है, जैसे आपका साइंस एंड टेक हो गया, डिफेंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, है ना, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हो गया। इन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। ओवरऑल आपकी इस सीरीज़ के अंदर आज आपका डे नंबर 24 है। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा। इसके कंटेंट सेक्शन में जाके आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर जो बच्चे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं HCS के लिए, तो उनको यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया है। आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से, दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो रिसेंटली 7th एडिशन जो है इस इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का वो गोवा पणजी के अंदर हुआ था। इसको अलग अलग मिनिस्ट्री द्वारा कंडक्ट करवाया गया। जैसे कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड CSIR के साथ मिलकर इन तीनों ने इस इंटरनेशनल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया। इस फेस्टिवल के अंदर अलग अलग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग जो बिजनेसेस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि हम साइंस के अंदर जो भी चीज़ों को क्रिएट किया गया है एक तरह से उसको सेलिब्रेट कर सकें, है ना। इसलिए इस इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है 2015 से ऑर्गेनाइज होता आ रहा है और अब तक हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इफ्स्का ने एक हैकेथॉन को लॉन्च किया है जिसका नाम है फिनटेक हैकेथॉन सीरीज आईस्प्रिंट 21। तो अगर मैं बात करूं इस हैकेथॉन के बारे में, इस हैकेथॉन के अंदर अलग अलग जो बिजनेसेस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसे बिजनेसेस जो बहुत ज़्यादा लॉस में हैं या फिर बहुत ज़्यादा छोटे बिजनेसेस हैं। इस हैकेथन की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, या फिर इस हैकेथन का पर्पस यहाँ पर ये है ताकि उन छोटे बिजनेस को एक तरह से सक्सेसफुल बिजनेसेस के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। इस चीज़ के लिए इस हैकेथन को इफ्स्का ने ऑर्गेनाइज किया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इफ्स्का की, तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो गांधीनगर गुजरात के अंदर है, जो कि गिफ्ट सिटी, वहाँ पे जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। और इस अथॉरिटी को एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था, जो कि 2019 के अंदर एक एक्ट आया था, ठीक है, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट। दैट मीन्स जो इफ्स्का है यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। इस अथॉरिटी का काम यही है कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम ये अथॉरिटी करती है। तो आपने इस हैकेथन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, UIDAI ने भी एक हैकेथन को ऑर्गेनाइज किया जो कि आधार से रिलेटेड था। इसके अंदर भी अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने आकर पार्टिसिपेट किया, और जैसा कि आपको पता है कि आधार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक तरह से सामने देखने को मिली कि कईयों की जो प्राइवेसी है वो रिवील हो रही है एक तरह से। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इस हैकेथन को ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पर अलग अलग इनोवेटिव सोल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अगर मैं यहाँ पे UIDAI की बात करूँ तो दैट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो एक तरह से रेगुलेशंस वगैरह है ये एक एक्ट द्वारा रेगुलेटेड है, जो कि आपका आधार एक्ट है 2016 के अंदर आया था। इवन इन द सेम वे यहाँ पे एक मिनिस्ट्री द्वारा रेगुलेटेड है, जो कि है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो अथॉरिटी है यहाँ पे आपको आधार नंबर प्रोवाइड करता है, जो कि 12 डिजिट आधार नंबर होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, UK और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स ने मिलकर एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जो कि है आइरिस इनिशिएटिव। आइरिस की यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ है, एक तरह से स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर डिज़ास्टर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, GDP बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और भी ह्यूमन लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन कंट्रीज़ को इन सब लॉसेस से बचाने के लिए उन कंट्रीज़ के अंदर डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे डिज़ास्टर आने के बाद भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी लॉस ना हो।
और ये जो इन्होंने आइरिस इनिशिएटिव लॉन्च किया है वो CDRI के अंडर लॉन्च किया है। CDRI जैसा कि आपको पता ही है, कोअलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठी हुई थी और यहाँ पे उसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पे बात करी गई जो कि डिजास्टर रेजिलिएंट है। ठीक है, मतलब जो भी डिजास्टर आ रहा है, फ्लड्स वगैरह आ रही हैं, सुनामी वगैरह आ रही है, उसकी वजह से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लॉस ना हो, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पर बात करी जा रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईस्ट एशिया समिट के बारे में। तो रिसेंटली 2021 के अंदर इसका 16th एडिशन हुआ था ईस्ट एशिया समिट का। ईस्ट एशिया समिट के अंदर यहाँ पे जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, एक तरह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ये वाली होगी और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ये वाली होगी, ये सारी की सारी इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। टोटल इस ईस्ट एशियन समिट के अंदर आपको 18 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 10 एशियान मेंबर्स हैं जो कि इस वाले रीजन में लाई करते हैं, और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ हैं जो कि है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रशिया एंड US। तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ आपको ईस्ट एशिया समिट के अंदर पार्टिसिपेट करने को एक तरह से देखने को मिलेंगी। अब इस ईस्ट एशिया समिट का यहाँ पे मेन पर्पस यही है कि वो अलग अलग प्रायोरिटी एरियाज़ के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड एनर्जी से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया। इन सब चीज़ों के ऊपर ये अलग अलग पॉलिसीज़ बनाते हैं और अल्टीमेट काम इनका यही है कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन में यहाँ पर स्टेबिलिटी बनाने का काम करते हैं। अलग अलग जो इश्यूज़ हैं, अलग अलग जो चैलेंजेस हैं, उसको यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ईस्ट एशिया समिट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, अभी रिसेंटली उसका 6th एडिशन हुआ था। ये जो फोरम है, इसके अंदर जो रशिया है वो यहाँ पर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है जो हर साल रशिया के व्लादिवोस्तोक वाले रीजन में कंडक्ट करवाया जाता है। इस इवेंट के अंदर, इस फोरम के अंदर अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, अलग अलग बिजनेसेस पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं, और अभी रिसेंटली जितने भी चैलेंजेस चल रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। इवन ये जो ईस्ट इकोनॉमिक फोरम है, ये 2015 में सबसे पहली बार रशिया ने ऑर्गेनाइज किया था, और उसके आने वाले जितने भी साल हैं एनुअली ये इसको ऑर्गेनाइज करते आ रही हैं, ताकि अलग अलग चैलेंजेस को ये टारगेट कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के बारे में। तो रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे पहला 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है उसको कंडक्ट करवाया है। अगर मैं 2+2 डायलॉग के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर 2 कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने रिसेंटली ये ऑस्ट्रेलिया के साथ कंडक्ट करवाया है, तो यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर 2 मिनिस्टर आकर मिलते हैं, जैसे कि एक डिफेंस मिनिस्टर हो गया, एक फॉरेन मिनिस्टर हो गया इंडिया का। इन द सेम वे ऑस्ट्रेलिया का भी डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर मीटिंग करते हैं और बाईलेटरल इशूज़ को सुधारने के लिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जैसे बाईलेटरल जो भी इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे सुधारने के लिए, तो यहाँ पे ये अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ हुआ था तो वो न्यू दिल्ली की एक बिल्डिंग के अंदर कंडक्ट करवाया गया, दैट इज़ हैदराबाद हाउस। ये एक गेस्ट हाउस टाइप है, इसके अंदर इस 2+2 डायलॉग को कंडक्ट करवाया गया। अगर मैं बात करूँ कि क्या हम 2+2 डायलॉग जो है वो और भी कंट्रीज़ के साथ करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा हम जापान और USA के साथ इस 2+2 डायलॉग को कंडक्ट करवाते हैं, जिसके अंदर वही हम इन दोनों के जो बायलेटरल इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इंडिया और USA ने एक यहाँ पे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। इस डायलॉग के अंदर ये बात करी गई कि जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसे जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत होगी, और उस फाइनेंस को मोबिलाइज करने के बारे में इस डायलॉग में डिस्कस किया गया। इन द सेम वे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके रिगार्डिंग नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो अडेप्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी बनाने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो USA है वो कैसे सामने निकल के आ रही हैं क्लाइमेट चेंज के जो अलग अलग इश्यूज़ है उसको रोकने के लिए। ठीक है, अल्टीमेटली उनका मेन जो टारगेट है वो यही है, नेट ज़ीरो एमिशंस को यहाँ पे एक तरह से अचीव कर सकें, है ना। इस चीज़ के लिए ये टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली 13th ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई गई और इंडिया की चेयरशिप के अंदर इसको कंडक्ट करवाया गया।
इसकी यहाँ पे एक पर्टिकुलर थीम थी और वो ये थीम थी कि जब जो ब्रिक्स है वो 15 का हो जाएगा तो उस टाइम तक क्या क्या होगा। दैट इज़ यहाँ पे उनकी जो थीम थी दैट इज़ इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इससे पहले भी इंडिया ने कभी ब्रिक्स की समिट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, तो इससे पहले 2012 के अंदर और उसके बाद 2016 के अंदर और अभी 2021 के अंदर ब्रिक्स की जो समिट है वो इंडिया ने चेयरशिप की है। अगर मैं बात करूं कि ब्रिक्स का ओरिजिन हुआ कैसे था, तो 2001 के अंदर एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है जिम ओ'नील। इन्होंने उस टाइम की जो एमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, जो एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनके बारे में बताया था। और उस टाइम पे 2001 के अंदर जो इमर्जिंग कंट्रीज़ थी वो थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और अल्टीमेटली इन चारों की चार कंट्रीज़ ने 2016 के अंदर एक फॉर्मल ग्रुप बना लिया। लेकिन 2010 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया और उस टाइम पे इसका जो नाम है, इसका जो एक्रोनिम है वो बन गया ब्रिक्स। दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो आपने इन कंट्रीज़ के बारे में याद रखना है। इवन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब 2014 की ब्रिक्स की यहाँ पे समिट हो रही थी ब्राज़ील फोर्टलाजा के अंदर, तो उस टाइम पे एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो शंघाई चाइना के अंदर होता है। चाइना के अंदर ये लाई करता है बैंक और कई बार इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहली जो ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है अभी रिसेंटली नालंदा बिहार के अंदर ऑर्गेनाइज करवाई गई और एक इंस्टीट्यूट ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया, दैट इज़ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। अब ये जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए ऑर्गेनाइज करी गई ताकि आपको पता ही है हमारा जो इंडिया है वहाँ पर ही जो बुद्धिज़्म है वो ओरिजिनेट किया था और उससे रिलेटेड जितनी भी कल्चरल चीज़ें हैं, जितनी भी एकेडमिक चीज़ें हैं, जितनी भी टीचिंग्स हैं, उन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए और ग्लोबली उन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये जो काम है एक इंस्टीट्यूट ने ही किया था जो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूँ तो 1950 में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को बनाया था। इस इंस्टीट्यूट का काम यही है कि जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं या फिर जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना ताकि इंडिया के कल्चर को अब्रॉड भी ले जाया जा सके। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बुद्धिज़्म के बारे में ही बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया जो बुद्धिज़्म है वो इंडिया के अंदर ओरिजिनेट किया। तो यहाँ पे जो सिद्धार्थ गौतम है उनकी टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड ये जो रिलीजन है बुद्धिज़्म वो ओरिजिनेट किया था। अगर मैं सिद्धार्थ गौतम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे उनका जो जन्म है 563 BCE के अंदर हुआ था। इन द सेम वे कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु के अंदर इनका जन्म हुआ था और यहाँ पे उन्होंने नोबल ट्रूथ्स दिए थे और 8 फोल्ड पाथ जो है जिसको हम अष्टांगिका मार्ग भी कहते हैं ये इन्होंने प्रोवाइड किए थे। इनके जो अलग अलग इवेंट्स हैं हम उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि उन्होंने जब अपना फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ के अंदर तो उस टाइम के इवेंट को हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इन द सेम वे जो उनकी जब सबसे पहले उनको यहाँ पे इनलाइटनमेंट हुई थी तो उस इवेंट को हम कहते हैं परिनिर्वाण या फिर निर्वाण कह देते हैं। इन द सेम वे जब उनकी डेथ हुई कुशीनगर के अंदर यहाँ पे यूपी के अंदर हुई तो उस इवेंट को हम कह देते हैं महापरिनिर्वाण। तो आपने इन इवेंट्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी अभी रिसेंटली 21st मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई। ठीक है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी, दुशानबे तजिकिस्तान के अंदर। अगर मैं बात करूं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उनके साथ मिलकर जो और भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं। अगर मैं इसके ओरिजिन के बारे में बात करूं तो 1996 में इसका ओरिजिन हुआ था। उस टाइम पे सिर्फ 5 कंट्रीज़ थी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज़ कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। उस टाइम पे इसको शंघाई 5 कहा जाता था। लेकिन 2001 के अंदर यहाँ पर उज़्बेकिस्तान जो है उन्होंने इसके अंदर एंट्री कर ली और उसके बाद से इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो शंघाई 5 से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। और अल्टीमेटली 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान भी इसके अंदर एंटर हो गए और लास्ट में यहाँ पर जो ईरान है वो इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th मेंबर बन गया है। तो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक तरह से अलग अलग चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में याद रखना है। ये इनकी जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर अलग अलग 9 कंट्रीज़ हैं उनके बारे में याद रखना है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इसके अंदर तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान इसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं G20 समिट के बारे में। तो रिसेंटली 2021 वाली जो G20 समिट है वो रोम इटली के अंदर उन्हीं की ही चेयरशिप के अंदर ऑर्गेनाइज करी गई और यहाँ पर एक डेक्लेरेशन को साइन किया गया जिसका नाम है रोम डेक्लेरेशन। रोम डेक्लेरेशन के अंदर इन्होंने यही बात करी कि हम एक दूसरी कंट्री के साथ यहाँ पर कोऑपरेट करेंगे अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे हेल्थ क्राइसिस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कोऑपरेट करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। इन द सेम वे सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे G20 ग्रुप के बारे में तो इसके अंदर 19 कंट्रीज आती हैं और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है ना। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि IMF के और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और ये जो सारी की सारी कंट्रीज हैं जितनी भी G20 ग्रुप के अंदर आती हैं वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा GDP को यहाँ पर दिखाती हैं। सबसे ज़्यादा GDP हो गई, देन इस सबसे ज़्यादा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो गई, अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो ग्रुप है 1999 के अंदर बनाया गया था, लेकिन इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे परमानेंटली इसकी अलग से जगह नहीं है जिसके अंदर सारी की सारी कंट्रीज़ यहाँ पे मिलती हैं, बस एक दूसरे के साथ ये मीटिंग वगैरह करते रहते हैं। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ G20 समिट की, G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो अलग अलग कंट्रीज़ को मिलती रहती है। तो यहाँ पे G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो दिसंबर 1 2022 के टाइम पे इंडिया के पास आ जाएगी और नवंबर 30 2023 तक ये इंडिया के पास रहने वाली है। दैट मीन्स अगले साल की जो G20 की समिट होगी वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज करी जाएगी और यहाँ पे एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे रखा गया है जो कि हमारे कमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, जो कि इस G20 के शेरपा भी हैं। दैट मीन्स यहाँ पे शेरपा वही होते हैं जो कि जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन द सेम वे हम बात करते हैं कि G20 की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट जो है वो भी ऑर्गेनाइज करवाई गई और वो भी इटली के अंदर ही ऑर्गेनाइज करी गई, उन्होंने ही इसको हेड किया था। अब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट थी इसके अंदर जो अफगानिस्तान वाला इशू है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया और कैसे अफगानिस्तान की अलग अलग इश्यूज़ को यहाँ पे काउंटरैक्ट किया जा सके, उनको हेल्प किया जाए, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के बारे में डिस्कस किया गया जो कि उनको अफगानिस्तान वाले रीजन के अंदर चाहिए या फिर उनको जो भी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर ध्यान दिया गया। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक की जितनी भी समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज है वो समझ में आई होंगी। स्पेशली जितनी भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में आपने याद रखना है, उनके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ लाई करती हैं उनके बारे में याद रखना है। So that is all for today. Thank you so much and have a good day.